तैयार हो जाइए बाजार के जबरदस्त एक्शन के लिए। ढेर सारी खबरें, ढेर सारा एक्शन और भारी उतार चढ़ाव। जी हां, इन सब के बीच में आज क्या हो आपका ट्रेड, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको स्टूडियो में देखकर। बताइए सर, मूड माहौल कैसा है ऑफिस का? काफी लंबा समय हो गया जब से हम स्टूडियो में एंकर कर पाए। सर आप स्टूडियो में हैं, कैसा माहौल है सर? ऐसा लग रहा है दीप की जिंदगी लौट आई है। मतलब ये लाइट कैमरा एक्शन, मतलब ये स्टूडियो, ये माहौल, ये फीलिंग्स अमेजिंग है। आई मीन कैसे एग्जैक्टली आज 2 महीने बाद मैं फिर से ऑफिस आया हूँ। मेरे ख्याल से लास्ट शो मैंने 16 अप्रैल को किया था। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। मतलब मैं बता नहीं सकता कि फीलिंग कैसी है। और वाकई में स्टूडियो ही होता है। ये माहौल जो है बड़ा ही एनर्जेटिक है, बड़ा ही पॉजिटिव है। और मुझे लगता है 2 महीने बाद सूट भी पहना है आज। और ऐसा लग रहा है कि हाँ, आज वाकई में ढंग से शो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, आपको मेरे पास मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कि साथ में शो करने का और भी ज़्यादा आनंद है। लेकिन लंबे समय बाद, जी हाँ, आज स्टूडियो से शो करते हुए तो कह सकते हैं कि ठीक है, ज़िंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। लॉकडाउन के बाद हम अब अनलॉक हो रहे हैं, कामकाज फिर से नॉर्मल होने की तैयारी होती दिख रही है। बिल्कुल अनिल जी, और आशा करते हैं कि आगे जाके जब थिंग्स नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो फिर स्टूडियो में ही साथ में एंकर कर पाएंगे। सर आज बहुत सारी चीज़ें हैं सर चर्चा करने के लिए। जहाँ तक बाजारों का सवाल है, सबसे पहले आज के अहम ट्रिगर्स बता दीजिए। जी हाँ, अहम ट्रिगर्स में अगर आप देखें दीप, तो दोनों ही लोकल और ग्लोबल, दोनों ही ट्रिगर्स हमारे लिए काफ़ी बड़े हैं। सबसे पहले तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वहाँ पर जो चीन और हमारे बीच में तनाव बढ़ रहा है, वो एक बड़ा ट्रिगर है जिस पर नजरें रहेंगी बाजार की हर वक्त। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो तनाव हो रहा है, और जो खबरें आई हैं देर शाम तक बाजार बंद होने के बाद, उसमें ये है कि 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, 43 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं इस पूरी झड़प में। तो ये खबरें हैं अब तक की। देखना होगा दिन भर आज इस मामले को लेकर अगर किसी तरह की कोई डेवलपमेंट, कोई बयान, किसी तरह की खबरें आती है तो बाजार उस पर अपना रिएक्शन ज़रूर देंगे। डाउ कल भारी उतार चढ़ाव के बीच 525 अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ, मजबूत खुला, तेजी से गिरा, फिर रिकवर हुआ और फाइनली ट्रंप साहब ने 1 लाख करोड़ के इंफ्रा पैकेज की जो घोषणा की, $1 लाख करोड़ के, उसका असर आपको देखने को मिला। मॉरेटोरियम वाले मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उम्मीद कर सकते हैं कि बैंकों को फाइनल राहत मिल जाए, लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन फाइनली आता है, या डिसीजन ना भी आए, खाली सुनवाई हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि आज सरकार और आरबीआई अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगी कि ब्याज पर ब्याज लगाना चाहिए अगर मॉरेटोरियम के दौरान ब्याज ना भरा जाए। क्योंकि बैंक्स का तर्क यही है कि अल्टीमेटली हमें तो ब्याज डिपॉजिट होल्डर्स को देना ही होगा। लेकिन वायदा कारोबार के नतीजे की आज लंबी लिस्ट है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त रहेगा जी। स्पेसिफिक एक्शन रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है, वहां पर नजर रहेगी सर। और जो सेबी ने नियम बदलाव करे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इशू सबसे पहले आपने ही उठाया था सर, मुझे याद है 2-2.5 महीने पहले। पर उससे पहले जो ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, और स्पेशली जो अब भारत और चीन के तनाव से चिंताएं आ रही हैं, कल भी हमने इसका मार्केट पर इम्पैक्ट देखा, हालांकि फिर बाद में रिकवरी भी आई। और फिर शाम को अनफॉर्चुनेटली पता चला कि 20 जवान भारत के शहीद भी हो गए हैं। किस तरह देखना चाहिए सर इस डेवलपमेंट को? क्या आगे जाकर जो वॉलेटिलिटी आ रही है, जो ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए जिन पर रोज नजर रहती है, ये भी अब एक ऐसा अहम ट्रिगर बनने वाला है? देखिए दीप, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ सीमा पर, और जो भारतीय जवान जो शहीद हुए हैं, 20 जवानों के शहीद होने की जो खबर है, हमारे शहीदों को हार्दिक श्रद्धांजलि है। और देश के लिए जान कुर्बान करने से बड़ा बलिदान कोई होता नहीं है। इससे ज़्यादा आप कुछ किसी को दे नहीं सकते हैं। तो हमारे जवान अपनी ज़िंदगी, अपनी जान देश के नाम कुर्बान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, हम सब लोग ऋणी रहेंगे। तो मैं जी बिजनेस की तरफ से, जी मीडिया की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से देश के उन सभी जवानों को जिन्होंने इस पूरे तनाव में, इस झड़प में अपनी जान कुर्बान की है देश पर, उन्हें हमारी हार्दिक श्रद्धांजलि। जहाँ तक सीमा पर तनाव का सवाल है, देखिए जब तक बातचीत दोनों देशों के बीच में पूरी तरह से शुरू नहीं होती तब तक थोड़ा तनाव रहेगा, तब तक स्टेटमेंट्स एक दूसरे की तरफ से या एक दूसरे की तरफ से मीडिया में आते हुए रहेंगे। हमारी एजेंसीज कुछ कहेंगी, चीन की एजेंसीज कुछ कहेंगी, ये जो बयान
बयान आएंगे या फिर कुछ ग्लोबल जो वायर्स हैं या फिर ग्लोबल न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ एजेंसीज हैं उनके बयान आएंगे, तो उन बयानों के दम पर आप बाजार को थोड़ा सा वोलेटाइल उतार चढ़ाव भरा देख सकते हैं। वो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। लेकिन एक सिंपल बात यह है, देखिए दीप, न देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, न हम, न बाजार, न कोई और। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें इस वक्त बाजार ऊपर नीचे हो जाए, अच्छा हो जाए, खराब हो जाए, इन सब चीज़ों के बजाय एक साथ एकजुटता रखनी चाहिए, देश को सर्वोपरि रखना चाहिए। हाँ ठीक है, खराब खबरें आएंगी तो बाजार का मूड रिएक्शन उस तरह होता है, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखें कि ये सब कुछ समय के वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि कोई हम लाइफ लॉन्ग लड़ने वाले हैं। आप देखिए मेरे ख्याल से लगभग 40 साल बाद, 50 साल बाद फिर से इस तरह का तनाव हुआ है। तो हमने 50 साल बिना तनाव के भी, या यूँ कहें कि कम तनाव के भी निकाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 2-3 दिन हो सकता है थोड़ी इस तरह की खबरें आएँ जो आपको थोड़ा सा सावधान रखें, और सावधानी रखना ठीक भी है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि कहीं कोई बहुत हमें चिंता करने की ज़रूरत है। हमारा देश, हमारी सेना बहुत मजबूत है, किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने में सक्षम है। देश के सभी लोगों की भावनाएं, देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन हमारी सेनाओं के साथ में है, और ज़रूरत पड़ी तो हर एक देशवासी अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता है ज़रूर करेगा। और शुरुआत में हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने तरीके से चीनी सामानों का बहिष्कार करें, कम से कम इस्तेमाल करें, जो आपके पास हैं उनका रिप्लेसमेंट करने की कोशिश करें, और कम से कम इतना तो प्रण लें कि हम नए सामान चीन के नहीं खरीदेंगे। ये तो आप और हम करेंगे, और मैं इसकी शुरुआत करना चाहता हूँ, चाहे वो एक छोटे पेन से लेकर किसी भी तरह की जो चीज़ें हों वो हमें ज़रूर करनी चाहिए। हाँ देखिए, सीमा पर तो सैनिक लड़ेंगे, ये बात सही है, और वो अपनी जान की बाजी भी लगाते हैं, लेकिन आप और हम जो कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए, और करेंगे भी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसलिए कहीं कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश बहुत मजबूत है, हमारी सेना बहुत मजबूत है, और चीन क्या, कोई भी आ जाए हम पूरा डटकर मुकाबला कर सकते हैं। हाँ ठीक है, बाजार की रिएक्शन अपनी जगह होती है और देश अपनी जगह, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसलिए ठीक है, ये जो खबरें आएंगी उन खबरों के दम पर छोटे मोटे रिएक्शन बाजार में आते रहेंगे, वो कुछ समय के लिए होंगे, कुछ दिनों के लिए होंगे, उसके बाद सारी सिचुएशन नॉर्मल होने वाली है। तो बिल्कुल भी डरिए मत, घबराइए मत, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बस सिंपल इतना ही है। ये तो हो गई बात आपकी चीन और भारत के बीच में सीमा पर तनाव की। अब आइए अमेरिका की तरफ। अमेरिका में भी अगर आप ऐसे देखेंगे तो कहीं कोई कोरोना से रिलेटेड राहत के संकेत है नहीं। इकोनॉमी को लेकर अभी भी चिंताएं तो बरकरार, लेकिन बाजार बेहद मजबूत है, और उसकी वजह एक ही है, पैसा, लिक्विडिटी है, भरपूर है। लेकिन एक चीज़ जो अमेरिका में भी दिख रही है, जिसका जिक्र हम लगातार पिछले 2-3 दिनों से दीप कर रहे हैं, वो है वॉलेटिलिटी। आप देखिए 525 पॉइंट की तेजी बनी है, लेकिन स्मूथ राइड नहीं है। दोनों तरफ ट्रेड होते हुए दिखे। मजबूत खुलने के बाद तेज़ गिरावट आई, और उसके बाद गिरावट के बाद जो रिकवरी आई वो ट्रम्प साहब के बयानों के बाद। तो अमेरिका में भी दोनों तरफ के व्यू बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। एक वो जो लॉकडाउन खुलने के बाद इकोनॉमी में फाइनली रिकवरी होगी, इस उम्मीद में खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि उनकी जेब में पैसा है, लिक्विडिटी है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, और उन्हें ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली फंडामेंटल काम आएंगे, और अभी तक उनमें कहीं कोई खास सुधार के संकेत है नहीं। तो दोनों अपने अपने व्यू हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ दीप, इन दोनों व्यूज़ में एक बात की पूरी संभावना है, और वो ये कि दोनों ही व्यूज़ सही हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में वो व्यूज़ जो लिक्विडिटी के दम पर हैं, और लॉन्ग टर्म में वो व्यूज़ जो फंडामेंटल के दम पर है। और दोनों ही व्यूज़ गलत भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी वाला व्यू कि अगर आपके पास लंबे समय तक, एक बार आप इन्वेस्टेड हो गए, पैसा लग गया, उसके बाद क्या, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है लिक्विडिटी से आप फंडामेंटल्स की तरफ शिफ्ट हो, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है फंडामेंटल्स व्यू सही हो क्योंकि लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो दोनों तरह के अपने अपने तरीके हैं ट्रेड करने के, इन्वेस्ट करने के। इन सब के बीच में आपको ये समझना है कि आपको क्या करना है, और इसके लिए एक ही मैं मंत्र इस वक्त आपको देना चाहता हूँ, वो ये कि जो कुछ ट्रेडर्स को करना है, इन्वेस्टर्स के लिए तो देखिए इस तरह की घटनाएं पहले भी 2500 बार हुई है, आई गई, मार्केट उससे आगे बढ़ जाता है, निकल जाता है। लेकिन ट्रेडर्स के लिए एक सबक बहुत साफ है, और वो ये कि आपको जो कुछ भी ट्रेड करना है वो इंट्राडे में करना है। इस वक्त ओवरनाइट पोजीशन आप देखिए 550 अंक ऊपर बंद हुए हैं डाउ, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 200-225 पॉइंट नीचे। तो अब आप मूड अच्छा रखें डाउ को देखकर, या डाउ फ्यूचर्स को देखकर मूड बिगाड़ें, ठीक है ना। और दूसरी ये कि अब तक सिर्फ ग्लोबल संकेत आपके लिए थे, अब हमारे थोड़े लोकल ट्रिगर्स भी हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। तो इन संकेतों के बीच में आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। इंट्राडे ट्रेड करना है, ओवरनाइट पोजीशन तेजी या मंदी की जो भी हो, कम
कम से कम रखें और रखना ही है तो आपको ऑप्शंस में रखनी है। और ऑप्शंस में भी जो लोग हैं ना, पहले भर भर के पोजीशन ले जाते थे कि अचानक से, जैसे कल ही की बात देखिए, कल परसों हमने कहा था पुट लेकर जाइए, लेकिन कल गैप से खुल गया। हालांकि बाद में वो सारे के सारे पुट प्रॉफिटेबल हो गए, ये हो गए। लेकिन पॉइंट ये कि अगर आपकी कैपेसिटी उतनी रिस्क की नहीं है तो आप नुकसान कर जाएंगे और बुक कर लेंगे। और जिन लोगों ने बुक नहीं किया उन्हें कल प्रॉफिट मिल भी गया, आराम से एग्जिट भी मिला। तो ये होगा, इसमें एग्जैक्टली सही पढ़ना किसी के भी बस की बात नहीं, कम से कम हमारे बस की बात तो नहीं है। तो मैं सिंपल चीज़ यही कहूँगा कि आप अपनी इंट्राडे पोजीशंस रखें, इंट्राडे में भी कम रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रखें, मुनाफा आते जाए लेते जाएं, और कॉन्ट्रा ट्रेड तो करना ज़रूरी है ही। आप ट्रेंड के साथ जब तक आप ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे बाजार बहुत बढ़ जाएंगे, जब तक आप ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे बाजार काफ़ी घट जाएंगे। तो लेवल्स पर नज़र रखें और उन लेवल्स के हिसाब से आप अपनी पोजीशन बनाएं। जी दीप। बिल्कुल, लेवल्स पर नज़र रखें, थोड़ा सतर्क रहें बाजार में, अपना रिस्क मैनेज करें और एक्टिवली ट्रैक करना पड़ेगा जिस तरह से बाजार मूव कर रहा है। और इसमें आपकी सहायता हम ज़रूर करेंगे जैसे रोज करते हैं, और बाजार के लेवल्स की भी बात करेंगे। पर सर, उससे पहले एक जो बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है सेबी की तरफ से, प्रमोटर्स की हिस्सा खरीदारी के रूल्स थोड़े आसान कर दिए हैं, प्रेफरेंशियल इशू के रूल्स थोड़े आसान कर दिए। और सर, मेरे को याद है 2-2.5 महीने पहले हम स्टूडियो में ही थे उस दिन जब आपने एक लिस्ट तैयार करी थी कि अब बाजार को राहत देने के लिए किस तरह के मेजर्स आने चाहिए, किस तरह के ऑप्शंस होने चाहिए। और उसमें आपने ये भी कहा था कि प्रमोटर्स अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहें, बायबैक करना चाहें या अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ाना चाहें तो उन्हें ढील देनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहले आपको बधाई सर कि जो आपने इशू रेज किया था वहां पर एक्शन आते हुए दिखा है। किस तरह से देखना चाहिए इस ढील को जो दी गई है प्रमोटर्स को इस साल के लिए? पूरी नहीं लूंगा दीप बधाई, मैं आपसे थोड़ी लूंगा क्योंकि सारा काम नहीं हुआ है, जितना चाहता था उतना नहीं मिला। हाँ, ये एक अच्छा कदम है जो सेबी ने लिया है कि प्रमोटर्स को 5 के बजाय 10% तक अब वो खरीद सकते हैं बिना इजाज़त के। पहले 5% तक का क्रीपिंग एक्विजिशन का मतलब प्रमोटर्स जिस भी तरह से अपनी स्टेक बढ़ाना चाहते हैं वो 5% आप साल भर में बढ़ा सकते हैं, राइट। और उसके लिए पहले सेबी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आपकी लिमिट 75% के पार न निकले। यानी कि समझिए आप 65% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी तो वो 70% तक जा सकते हैं, 72% है तो वो 3% और खरीद सकते हैं, 75% के ऊपर तो अलाउ है नहीं। तो ये रूल था। अब इस रूल में बदलाव ये हुआ कि ये 5% के बजाय आप 10% कर लीजिए। अच्छी बात है, आप डबल कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट है कि क्यों धीरे धीरे छोटा छोटा टुकड़ों में दे रहे हैं भाई। अब जब बाजार पैनिक करता है ना, जैसे 7,500 पर निफ्टी आया है, तब किसकी ताकत है शेयर खरीदने की? कोई आम रिटेल इन्वेस्टर तो खरीद नहीं पाता, फंड्स थोड़ा बहुत ले पा सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर खरीदने की ताकत किसी की होती है तो वो प्रमोटर की होती है। 2 रीजन से, पहला, प्रमोटर के पास पैसा होता है पर्सनल लेवल पर भी, दूसरा, या फिर कंपनी में बायबैक कर सकता है, और दूसरा, उसको सबसे ज़्यादा पता है कि मेरा शेयर अंडर वैल्यूड है या मेरा शेयर इस भाव में खरीद लेने लायक है, करेक्ट। तो ऐसे में आप प्रमोटर को छूट दीजिए ना कि भाई ठीक है, अब 75% तक जब तक आप नहीं जा रहे ना, जितना लेना ले लीजिए, इतना तो अलाउ है ही है सेबी की तरफ से। अब वो हर साल आपने 5% का कोई लॉजिक नहीं है। चलिए मान लिया लॉजिकल है, लेकिन ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में तो, और मैं ये बोलूँगा ये डिसीजन आप सोचिए मार्च में आया होता, इसमें कौन सी बड़ी बात थी कि ये डिसीजन मार्च में नहीं लिया जा सकता था जब मार्केट इतना पैनिक कर रहा था। जब पैनिक मोड में हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बायर चाहिए, ऐसा बायर चाहिए जो डरे नहीं, पैसा लगाए, खड़ा रहे और लंबे समय के लिए लगाए ताकि आपकी सप्लाई ले सके। तो उस वक्त बजाय आप ये डिसीजन लें कि शॉर्ट सेल रोक लें, बेचने के डिसीजन कम से कम हो, वो अपनी जगह है, लेकिन फिर भी जिसको बेच के निकलना है वो तो बेचेगा ही। लेकिन आपको खरीदने वाले ढूंढने हैं इस मार्केट में, और खरीदने वाले सबसे मजबूत प्रमोटर होते हैं। उसमें 2 बड़ा फायदा है, एक, खराब समय में प्रमोटर्स आपको लिक्विडिटी दे रहा है, दूसरा, आपके मेरे जैसे आम इन्वेस्टर्स के लिए एक सबक बहुत साफ साफ मिलता है कि भाई इन कंपनियों पर फोकस करो। जहां प्रमोटर गिरते हुए बाजार में कूद कर खरीद रहा है, एग्रेसिवली खरीद रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी में वैल्यू है, प्रमोटर मजबूत है, अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। तो बट एनीवे, जो कुछ किया है अच्छी बात है। अब ये छूट मार्च 21 तक है, बढ़िया है। कम से कम अगले 8-9 महीने थोड़ा एक्शन तो दिखेगा दीप की, जो प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बजाय टुकड़ों में बड़ा काम करना चाहिए एकदम से जोर से। और मैं तो ये कहता कि अगर मेरा बस चलता तो ये डिसीजन मैं मार्च में लेता, और मार्च में ये बोल के लेता कि जिन प्रमोटर्स को अपनी 75% तक हिस्सेदारी ले जानी है, अगले 3 या 6 महीने ही आपके पास है,
जब ले 3 महीने में या 6 महीने में ले लो, उसके बाद तो बाजार अच्छी हो जाएंगे। उसके बाद क्या ज़रूरत है? आज 10,000 की निफ्टी पर क्या ज़रूरत है? आप नहीं भी दे तो चलेगा। आज कौन सा पैनिक है? जब पैनिक है उस वक्त आप लिक्विडिटी लाइए, ये कमाल होता है। बट एनीवे, जो डिसीजन हुआ मैं स्वागत तो करता हूँ, अच्छा डिसीजन है, लेकिन जल्दी होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। ये होता तो और बेहतर रहता था। एनीवे, लेकिन मैं खुश हूँ, लेकिन जितनी आपने बधाई दी उतना खुश नहीं हूँ, थोड़ा ही खुश हूँ मैं। मुझे थोड़ा जल्दी और थोड़ा बड़ा चाहिए था। जी दीप। चल बिल्कुल सर, आशा करते हैं कि आगे और एक्शन आए सेबी की तरफ से, मार्केट रेगुलेटर की तरफ से। चीज और है, एक चीज और है, देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब है ना, इस मार्केट में 25 साल से ज़्यादा, 25-26 साल हो गए दीप। समझ में आता है कि किस वक्त क्या डिसीजन होना मार्केट के लिए और शेयर होल्डर्स के लिए फ़ायदेमंद है, प्रमोटर्स के लिए फ़ायदेमंद है। ये डिसीजन आप सोचिए मार्च में हुआ होता तो कितने शेयर होल्डर्स को फ़ायदा मिलता, कितने फंड्स को फ़ायदा मिलता, कितने लोग पैनिक में अच्छे शेयर नहीं बेच जाते, कितने प्रमोटर्स अपनी स्टेक अपनी कंपनियों में बढ़ा पाते। वो आप पीछे फ्लैशबैक में देखेंगे तो मज़ा ही अलग है। लेकिन अब ठीक है, मार्च 21 तक है, यानी कि आपके पास है 8-9 महीने हैं। देखते हैं, अगर 8-9 महीने में भगवान ना करे कोई अगर एक पैनिक आया, तब इसकी वैल्यू होगी। जब पैनिक आएगा तो पैनिक, और इसमें भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाला रूट बता रहे हैं। ठीक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाला रूट रखें, लेकिन मेरे हिसाब से उसके बजाय सीधे ओपन मार्केट परचेज से रखना चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट वाले रूल में एक और चीज़ वो है, वो 6 महीने की एवरेज प्राइस का फॉर्मूला आता है, तो वो प्राइस ऊपर हो जाती है शायद। तो उस समय प्रमोटर्स के लिए कितना वो अट्रैक्टिव होगा वो भी देखने वाली बात है। बट फाइनली ठीक है, हो सकता है उसके कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी, कि अगर आप ओपन मार्केट परचेज ही अलाउ करें तो हो सकता है प्रमोटर्स एकदम ही बॉटम पर ही लेना चाहें, ना करें। तो सेबी अपनी जगह सही भी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर ये ओपन मार्केट परचेज का भी एक डिसीजन लेंगे, भाई चलिए आप 5% या 10% एडिशनल, जो 10% आप जो अलाउ कर रहे हैं, 10% में से 2% 3% तो ओपन मार्केट परचेज अलाउ करो, ताकि किसी पैनिक के दिन जब नीचे के सर्किट लग रहे हो स्टॉक में और कोई खरीदने वाला ना हो, तब तो कम से कम प्रमोटर ले पाए। तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से मनाना चाहिए। दीप जी। बिल्कुल, तो इसको और थोड़ा ट्वीक करा जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। तो एक मेजर आया है, पर आशा करते हैं कि और ऐसे मेजर से और ऐसी ढील दी जाए। तो चलिए सर, ये तो एक बड़ा फोकस है और देखेंगे कि इस पर कुछ स्टॉक्स पर क्या इम्पैक्ट रहता है। पर आज की अगर सेटअप की बात करें तो हमने अमेरिकी बाजारों में तो अच्छा उछाल देखा है, रिटेल बिक्री अब तक की सबसे अच्छी रही है, पर आपने ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल से बल्कि नेगेटिव ही रखे हैं सर। क्या ये वही जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से, या फिर जो आज डाउ फ्यूचर्स 150 अंक नीचे उसकी वजह से? हाँ, एक तो तनाव है, उस वजह से भी ग्लोबल, क्योंकि ये ग्लोबल फैक्टर्स में ही आ जाते हैं, और दूसरा ये कि मैंने डाउ फ्यूचर्स भी नीचे, और तीसरा वॉलेटिलिटी है। तो ऐसे में आप नेगेटिव से न्यूट्रल मान सकते हैं, दोनों को मिलाकर ये आपके लिए है। एफआईएस के संकेत नेगेटिव है और अच्छे खासे नेगेटिव हैं। घरेलू फंड्स पॉजिटिव, बाकी वायदा कारोबार के न्यूट्रल कल भी थे, आज भी है। सेंटिमेंट्स न्यूट्रल से कॉशियस, सावधानी भरा हुआ है, ट्रेंड न्यूट्रल है। अब आपको मैं आज के रेंज बता दूं दीप, 9725 9800 कल का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था वही आज भी है, आज भी वही रेंज है। और नीचे अगर गलती से फिसले उसके 9700 के नीचे, तो फिर अगला जो सपोर्ट जोन मजबूत है 9500 9550 के आसपास आता है। 9500 से 9600 मान सकते हैं, ये 100 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। 10,000 10,050 ऊपरी रेंज है आपके लिए, यहाँ पर बाजार अटकेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अगर गलती से इसे पार कर लिया, कुछ अच्छी खबरें आ जाए, मुश्किल है, कर लिया तो 10,125 10,175 परफेक्ट सेल जोन है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। 10,125 10,175 मतलब किसी की एडवाइस मत लीजिएगा, पूछेगा मत, प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस क्या है आगे दूंगा। बैंक निफ्टी 19,500 19,750 मजबूत सपोर्ट जोन है। अब जो फ्रेश कमजोरी अगर बैंक निफ्टी में होनी है तो वो 19,500 के टूटने के बाद ही होनी है, अदरवाइज इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, माफ कीजिएगा, शॉर्ट कवरिंग भी आएगी और फ्रेश खरीदारी भी। 20,500 20,750 ये आपके लिए हायर रेंज है बैंक निफ्टी पर, ठीक है। 20,000 20,750 अगर गलती से इस रेंज को पार किया, वैसे संभावना कम है, तो 21,000 21,200 की अपसाइड बन रही है। अब दीप, इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिख रही है
कि निफ्टी में 9725 के नीचे सपोर्ट जो नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में मेरे पास 19500 के नीचे कोई ढंग का सपोर्ट जोन है नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में मुझे 20750 के ऊपर हायर रेंज जरूर मिल रही है, जो मैंने 21200 पर दी है। पुट कॉल रेशियो 1.28 पर है, कंफर्टेबल है। विक्स कंफर्टेबल है 33 के आसपास। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहा जहां तक बड़ी रेंज का सवाल है और आज के कुछ क्यूज कैसे दिख रहे हैं। पर पोजीशंस की बात करें सर, तो फिर कैसे अप्रोच करना चाहिए? कल की वॉलेटिलिटी में अगर किसी ने अपनी तेजी या मंदी की पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करी है तो क्या ध्यान रखना चाहिए? कल की जो तेजी की पोजीशन थी और कल के जो स्टॉप लॉसेस थे दीप सेम रखी, क्योंकि कल ट्रिगर नहीं हुए। इंट्राडे में 9700 और क्लोजिंग पे 9800। इंट्राडे 9700 टूटा नहीं, क्लोजिंग 9800 के ऊपर मिली। तो कल की तेजी की पोजीशन में आपका लॉन्ग पोजीशन पर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में 19901 की स्टॉप लॉस रखी है इंट्राडे में आप, और क्लोजिंग बेसिस पर भी। शॉर्ट पोजीशन है तो 10,050 पर स्टॉप लॉस कर लीजिए आप, और क्लोजिंग बेसिस पर 10,175 का रखना है, सेम वही वाला है। अगर बैंक निफ्टी में आप शॉर्ट हैं तो 20,500 इंट्राडे स्टॉप लॉस है आपका, 20,500 या 20,550 रख लें। क्लोजिंग बेसिस पर 20,750 से 20,750 के ऊपर बंद हो, आप अपनी शॉर्ट डेफिनेटली काट लीजिए। ये आपके लिए एग्जिस्टिंग पोजीशन के स्टॉप लॉसेज है दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है। आज के ट्रेड के लिए नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए सर? निफ्टी खरीदे 9,725 9,800 की रेंज में मिलेगा तो मिल भी सकता है, मिलना भी चाहिए। 9,675 का स्टॉप लॉस रखिए, सिर्फ 25 एक पॉइंट का, ज़्यादा नहीं, 50 पॉइंट का। 9,850 9,900 9,950 10,000 ज़्यादा हो गया तो 10,050, ठीक है, 10,000 काफ़ी। शॉर्ट करना चाहते हैं, कहाँ करना है यही सोचना है। 10,000 10,050 मिले वहीं कर दें, या 10,125 10,175 पर करें। वो खबरों के दम पर किस तरह का रिबाउंड आता है वो देखेंगे, लेकिन बेचना है ये पक्का है। तो 10,000 से 10,175 हमारी शॉर्ट जोन है। 10,200। अच्छा, इसमें एक चीज़ और डीप ध्यान रखें। अच्छा, पहले लेवल बता दूँ, 9,950 9,900 9,850 ये आपके लेवल है जहाँ शॉर्ट करना है। अब है ना, अब मतलब ऐसा सुबह सोच के मैं बैठी कि मुझे ट्रेड करना ही है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल भी आपको ध्यान होगा जब प्री ओपनिंग सेशन में हम कह रहे थे, आप आराम से देखिए, रेंज के किसी एंड पर तो आने दीजिए मार्केट को, और आपको दोनों तरफ मिल रहा है। मार्केट आपको दिन में दोनों तरफ मौका दे रहा है, तो जल्दबाजी मत करिए। अगर आपने बीच में ट्रेड ले लिया और गलती से वो ट्रेड उल्टा पड़ा, तो आप दिन भर कुछ काम करने लायक नहीं रहेंगे, और काम आपको सिर्फ दिन भर करना है, ओवरनाइट रखना नहीं है पोजीशन। तो इसलिए जहां भी खुले वहां इंतजार कीजिए। अगर रेंज के बीचों बीच में खुलता है, हाँ, रेंज के किसी सपोर्ट लेवल के आसपास या ऊपर के लेवल के आसपास खुलता है, तो वहां ट्रेड इनिशिएट कीजिए। तो पॉइंट यह है कि ट्रेड आपको तभी लेना है जब आपको सही लेवल मिले। बीच वाले लेवल पर ट्रेड लेंगे तो रिस्क आपकी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 1। आइए बैंक निफ्टी 19,500 19,750 आए तो छोड़िएगा मत, वहाँ पर बैंक निफ्टी जरूर खरीदिएगा। टुकड़ों में ले सकते हैं, 19,750 पे लीजिए, 19,650 19,550। आपकी अगर एक लॉट लेने की कैपेसिटी है तो 19,550 पे ही लीजिएगा। 3 ले सकते हैं तो अलग अलग 100 पॉइंट में ले लीजिए। स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड क्लियर कट 19,400 का है। 19,920 300 20,400 20,500 ये सारे टारगेट्स हैं ऊपर की तरफ जो वापस आएंगे, जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करनी है। बेचना है बैंक निफ्टी 20,500 20,750 इस रेंज में, सिंपल। छोड़िएगा मत, आएगा तो पक्का बेचिएगा, बेचकर इंतजार कीजिए। हाँ, अब इसमें एक ही रिस्क है, आज वो सुप्रीम कोर्ट वाला डिसीजन भी आने वाला है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी अगर डिसीजन आ जाता है, तो हो सकता ना भी आए, आज फिर से एक डेट और मिल जाए। अगर आएगा तो मुझे नहीं लगता कि बैंकों के बहुत अगेंस्ट में आना चाहिए, क्योंकि आरबीआई और सरकार मजबूती से पक्ष रखेंगे बैंकों के लिए कि भाई ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाए। अब कंज्यूमर्स के हिसाब से मेरी सहानुभूति है कि उन्हें ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान तो उनके लिए यही हुआ कि ब्याज का डेफरमेंट हुआ, मॉरेटोरियम नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, कोई भी कंज्यूमर, मैं भी नहीं चाहूँगा कि मेरे ब्याज पे ब्याज लगे, लेकिन पॉइंट वही है कि रीजनेबल क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन देना है। जो भी वो डिसीजन देंगे उसके हिसाब से थोड़ा बैंक्स वॉलेटाइल हो सकते हैं। तो बैंक्स में आज आपको ये एक एक्स्ट्रा सावधानी रखनी है। मेरे ख्याल से 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास सुनवाई शुरू होनी चाहिए, अभी जो शेड्यूल है उसके मुताबिक। तो बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड करते वक्त एक और ये एडिशनल पॉइंट ध्यान में रखना है, 20,750 तक ऊपर में आप बेच सकते हैं। 20,900 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 20,500 20,400 20,300 और 20,000 ये 4 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। वायदा कारोबार में एंट्री हुई है जेएसपीएल की बैन में, भेल बाहर निकला है। बाकी आइडिया, अदानी और जसराइल तीनों बैन में। दीप, ये है आपके लिए अपडेट।
बिल्कुल। तो ये तो रही जहाँ तक पोजीशंस का सवाल है, और स्पेशली बैंक्स पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर नजर रहेगी। पर सर अगर क्यूज की बात करें जो फंड फ्लोज और वायदा कारोबार की आ रही है, तो एक बार फिर से एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल रखा है। और एफआईज जिस तरह से अच्छे बाजार में भी कैश में बिकवाली कर रहे हैं, और चिंता दिख रही है यहाँ से सर? भाई क्यों बेचना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। इतना मतलब किसी भी खबर से इन्हें खरीदना नहीं है। 1480 करोड़ की बिकवाली कैश में फिर से खरीदी है इन्होंने कल के सेशन में। और मैं आपको यही बात कर रहा था कि देखिए एक बार देखते हैं, डेटा तो ठीक होने दें, लेकिन ग्लोबल रिकवरी के बावजूद यहाँ पर खरीदारी हो नहीं रही है एफआईज की। ये थोड़ी चिंता की बात है। हाँ, वायदा कारोबार में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग हुई है। 113 करोड़ के इंडेक्स खरीदे, 368 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, यानी कि लगभग 500 करोड़ की खरीदारी आप वहाँ देख लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं है दीप। और 1500 करोड़ के आसपास की कैश की बिकवाली ज़्यादा है। घरेलू फंड अपना दम लगा रहे हैं, 1162 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की है, तो ये आंकड़ा ठीक है दीप जी। ये तो हो गई आपके लिए एफआईज और घरेलू फंड के डेटा। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा आपको बता दूँ। निफ्टी में देखिए कल सेंचुरी मारी हमने, 100 पॉइंट ऊपर बंद हुए। 10,000 ही आपके लिए निर्णायक लेवल है। 10,000 के ऊपर हैं अच्छे हैं, लेकिन लगातार 4 दिन हो गए आप 10,000 के नीचे बंद हो रहे हैं दीप। तो ये क्लोजिंग बेसिस पर 10,000 पार करना मुश्किल हो रहा है। आपको 9,800 से 10,200 ये रेंज को ध्यान में रखना है क्लोजिंग बेसिस पर। 9,800 के नीचे बंद होंगे फ्रेश कमजोरी, 10,200 के ऊपर बंद होंगे फ्रेश तेजी। सिंपल है। और वो कितनी? मिनिमम 300 पॉइंट की। 10,200 के ऊपर इस बार बंद होंगे ना, 300 पॉइंट गिन लीजिए ऊपर। 9,800 के नीचे बंद होंगे, 300 पॉइंट नीचे गिन लीजिए। अब 300 में 250 भी हो सकता है, 50 एक पॉइंट छोड़ दीजिएगा। तो 250 से 300 पॉइंट का एक बड़ा मूव इस रेंज के बाहर निकलने पर आएगा, पहला। दूसरा, आपके लिए जो सपोर्ट रेंज है वो नीचे 9,700 से 9,800 की रेंज में वायदा कारोबार के डेटा के मुताबिक निफ्टी पर। ऊपर 10,000 10,100 की रेंज में भरपूर सप्लाई है, 10,200 तक जितना चाहिए आपको निफ्टी लोग बेचने के लिए वहाँ तैयार बैठे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी। 20,000 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। मेक और ब्रेक तो नहीं कह सकता हूँ, पहला सपोर्ट 20,000 के आसपास है, उसके बाद 19,500 का निकल कर आता है। और ऊपर की तरफ 20,500 पर बड़ी रुकावट नहीं है, बड़ी रुकावट सीधा 21,000 पर है। ये आपके लिए तो 19,500, 20,750, 800 ये आपके लिए रेंज बैंक निफ्टी की निकल कर आती है दीप। बिल्कुल। तो ये कुछ अहम स्तर हैं जहां पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। रेंज के बाहर निकलेंगे किसी भी तरफ तो फिर एक बड़ी मूव के लिए आप तैयार हो सकते हैं, अपसाइड या डाउन साइड की, पर अभी भी एक जो रेंज की बात कर रहे हैं वो बरकरार है। चलिए देख लेते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा। स्टूडियो में अनिल जी को कंपनी दे रही है आज मानसी। खबरों वाले स्टॉक्स उनसे जानेंगे, साथ ही पूजा से भी जानेंगे किन स्टॉक्स पर एक्शन रहेगा, और ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है हमें बताएंगे आशीष। मानसी आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से स्टॉक्स हैं आपकी लिस्ट में? गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए शुरुआत आज कैश सेगमेंट में जो नतीजे आने वाले हैं उससे करते। एक लंबी लिस्ट है, कई सारी कंपनियां आपने नतीजे आज पेश करेंगी। कुछ चुनिंदा कंपनियां थिरुमलाई केमिकल्स, टेक्स मैकोरेल, जेके सीमेंट, रिको ऑटो, मंगलम सीमेंट जैसी कंपनियों के नतीजे आज के सत्र में आते हुए हम देखेंगे। कल बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के नतीजे आए। वायदा बाजार में 2 कंपनियां, सबसे पहले तो एचपीसीएल आप देखिए अनुमान से कमजोर रहे कंपनी के नतीजे। 6.5% की गिरावट कंपनी की बिक्री में देखने को मिली। मार्जिन 2.6% से नेगेटिव 1.1% पर जाते हुए दिखे। मुनाफा 26 करोड़ पर पोस्ट किया है, और अगर एडजस्टेड मुनाफे की बात करें 747 करोड़ से नेगेटिव 2,551 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। इसके अलावा ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन $1.87 से $1.53 पर जाते हुए दिखे हैं, और इन्होंने इन्वेंट्री लॉस भी बुक किया है 4,113 करोड़ का। 2,578 करोड़ का टैक्स वापस मिला है, और नतीजों में 1,002 करोड़ का एक मुश्त घाटा भी शामिल है। तो अनुमान से कमजोर कहेंगे। वहीं एनएमडीसी की अगर बात करें, ये भी अनुमान से कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। कंपनी की आय 12% गिरती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 27% गिर चुका है। मार्जिन 57% से 47% पर जाते हुए दिखे हैं, जबकि अनुमान हमारा 50% का था। और मुनाफे के फ्रंट पर 1,454 के सामने 352 करोड़ का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। कैश स्पेस की कुछ कंपनियां, आशियाना हाउसिंग के नतीजे कमजोर रहे। बिक्री यहां पर जरूर बेहतर रही है, लेकिन इसके अलावा मार्जिन की अगर बात करें, ये नेगेटिव 12.6% से 15% पर जाते हुए दिखे, और मुनाफा जो है नेगेटिव 7.9% से नेगेटिव 8%, यानी कि यहाँ पर लॉस ही आता हुआ देखने को मिला है। बंसाली इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो नंबर्स अच्छे रहे हैं,
और बिक्री को अगर छोड़ दे तो नंबर्स पॉजिटिव दिखेंगे आपको। 25% गिरावट बिक्री में जरूर है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर 2% से 15% कंपनी के मार्जिन आते हुए दिखे। मुनाफा जो है 3 करोड़ से 8 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। ब्लिस डीवीएस फार्मा कंपनी के नतीजे कमजोर रहे हैं, बिक्री 50% गिरती हुई दिखी है, वहीं कामकाजी मुनाफा 51% गिरा है। 57% से 15% कंपनी के मार्जिन आते हुए दिखे हैं और साथ ही अगर इनके मुनाफे की बात करें तो यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र आप देखिए कंपनी के नतीजे मजबूत रहे हैं, एनआईएस 2.2% पर जाती हुई दिखी है। वहीं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए आप देखिए तिमाही आधार पर ग्रॉस एनपीए 16.7% से 12.8%, वहीं नेट एनपीए 5.46% से 4% पर जाते हुए दिखे हैं। और अंत में नवीन फ्लोरिन कंपनी के नतीजे मजबूत रहे हैं, बिक्री 9.5% बढ़ती हुई दिखी है, मार्जिन 20% से 15% जाते हुए दिखे, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा देखिए 34 करोड़ से 270 करोड़ पर मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। बिल्कुल, तो कई सारे नतीजे हैं जिसके दम पर आज स्टॉक्स पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। कुछ और स्टॉक्स हैं पूजा की लिस्ट में, बताएं पूजा कौन से स्टॉक्स हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु, शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। ग्लोबल स्पिरिट्स के नतीजे माफ कीजिए, ग्लोबल स्पिरिट्स के नतीजे आए हैं और यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। बिक्री में करीब 2% की बढ़त देखी गई है, कामकाजी मुनाफा भी यहाँ पर 90% की बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन जो हैं वो 6% से बढ़कर इस बार 12% की कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और अगर मुनाफे की भी बात करेंगे तो वहां पर भी शानदार ग्रोथ 280% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। रत्नामणि मेटल्स नंबर्स मिले जुले दिखाई दे रहे हैं, जो बिक्री है वहां पर 8% की गिरावट दर्ज की गई है। कामकाजी मुनाफा 2% घटा है कंपनी का, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो बढ़त दिखी है और मुनाफा में भी 6% की बढ़त इस बार देखी गई है। तो नंबर्स यहाँ मिले जुले दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ खबरों पर नजर डालें तो HDFC AMC के स्टॉक पर आज नजर रखिए। स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट कंपनी में OFS के जरिए 2.8% हिस्सेदारी बेचेगी। फ्लोर प्राइस इसका 2,362 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, यानी कि जो मौजूदा भाव है उससे 7% डिस्काउंट पर यह फ्लोर प्राइस तय किया गया है। आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, कल रिटेल निवेशक OFS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फार्मा स्टॉक्स की। काफी सारे फार्मा स्टॉक्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। कैडिला, ल्यूपिन और वर्कहार्ट पर नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोविड-19 के इलाज में एक दवा है डेक्सामेथासोन, ये कारगर साबित हुई है, जिसमें कि ये सारी कंपनियां इन सारी कंपनियों का कारोबार है। तो इस वजह से इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखिए। आरती ड्रग्स भी फोकस में रहेगा। भारत चीन से इंपोर्ट किए जाने वाले एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत लगा सकता है, जिसमें कि आरती ड्रग्स का कारोबार है। तो आज स्टॉक पर भी नजर रखिए। रिलायंस इंफ्रा, टोरेंट पावर भी फोकस में रहेंगे। रिलायंस इंफ्रा ने दिल्ली बिजली वितरण कारोबार यानी कि डिस्कॉम्स में जो 51% हिस्सेदारी है वो बेचने का निर्णय लिया है और टोरेंट पावर के साथ बातचीत जारी है। इसमें जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो सरकार होल्ड करती है। तो इन दोनों स्टॉक्स पर नजर रखिए। कुछ फंड एक्शन और प्रोमोटर एक्शन भी देखने को मिले हैं। HOEC में बात करें तो फिडेलिटी फंड ने 17 लाख शेयर्स 64 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यहाँ बिकवाली की है। 3M इंडिया में रुआन क्यूनेफैंग गोल्डफाब, ये एक फंड कंपनी है जिसने की करीब 1.25 लाख शेयर्स बेचे हैं 17,100 के भाव पर ये बिकवाली देखी गई है। और सामने जो खरीदार थे वो थे HDFC, स्टैंडर्ड लाइफ, कोटक फंड्स, L&T म्यूचुअल फंड्स, मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है। इनके नाम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। कुछ प्रमोटर्स की तरफ से भी बाइंग देखी गई है। नेस्को में प्रमोटर ने 15 जून को 12,500 शेयर्स की खरीदारी की है। वाटर बेस में भी प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है। 12 जून को यहाँ पर करीब 1 लाख शेयर्स की खरीदारी हुई है प्रमोटर्स की तरफ से। और बजाज ऑटो में भी 10 से 12 जून के बीच प्रमोटर्स ने खरीदारी की है। प्रमोटर दीपा बजाज ने करीब 25,000 शेयर्स की खरीदारी यहाँ पर की है। तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर एक्शन दिखने वाला है, लेकिन एक्शन दिखेगा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर भी। वो सारी रिपोर्ट्स हैं आशीष के पास। आशीष के पास चलते हैं। FIR आशीष बताइए कौन सी हैं रिपोर्ट्स आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी। ऑल मार्केटिंग कंपनीज जो है यहाँ पर नजर रखेंगे, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का एक नोट आया जहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिन में अगर आप देखें तो रिटेल फ्यूल की कीमतों में जो 5 से लेके 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कहीं ना कहीं आगे जाकर मार्जिन को सहारा देखने को मिलेगा। साथ ही कई जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी जो क्षमता विस्तार की जो योजना है वो भी बरकरार देखने को मिल रही है। साथ ही जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर कामकाज हो रहा है, इससे भी आगे जाकर फायदा देखने को मिलेगा।
ये कह रहे हैं कि HPCL और BPCL पर ये ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं। इसके अलावा जेफरीज का एक नोट आया है जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उन पर, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रेसिडेंशियल बिक्री और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में अब सुधार देखने को मिल रहा है। लगभग 25 से 50% जो एक्टिविटी है सेक्टर की वो प्री कोविड लेवल के आसपास आ चुकी है। हालांकि इन्होंने एक पॉइंट ये भी हाईलाइट करके कहा है कि जो महंगी प्रॉपर्टीज हैं उनकी बिक्री में फिलहाल दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, लेकिन सेक्टर में इन्हें पसंद आता है गोदरेज प्रॉपर्टी और DLF, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जहां पर ये पॉजिटिव है। अब कुछ वो रिपोर्ट्स देख लेते हैं जो नतीजों के दम पर आई हैं। HPCL के नतीजे कल आए थे और काफी कमजोर देखने को मिले थे। हालांकि यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है क्रेडिट स्विस की, जहां पर न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा गया है 180 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि मार्केटिंग मार्जिन अगर आप देखें तो Q3 के मुताबिक हल्के से बेहतर देखने को मिले थे, क्योंकि ऑटो फ्यूल में यहाँ पर इनको मार्जिन रियलाइजेशन बेहतर देखने को मिले, लेकिन नतीजे जो है वो कमजोर देखने को मिल रहे हैं। नोमिरा की भी रिपोर्ट आई है HPCL पर, इन्होंने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी और लक्ष्य भी बिल्कुल आसपास का दिया 185 रुपए का। ये कह रहे कि तिमाही के नतीजे वीक देखने को मिले थे और फर्दर मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए लगभग 3 से 4 रुपए रिटेल की कीमतों में बढ़ना और जरूरी है। नारायण हृदयालय ये भी एक स्टॉक है जिसके नतीजे आए थे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 353 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से एबिटा पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन FY21 की यानी इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देखें तो ये मान रहे हैं कि यहाँ से सुधार देखने को मिलेगा। बैलेंस शीट बेहद मजबूत है, इसलिए ओवरवेट की रेटिंग को इन्होंने बरकरार रखा है। ओके, तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज एक्शन आप देख पाएंगे बाजार में। आइए एक्शन की शुरुआत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, बिगुल पिक ऑफ द डे का। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी मेरा तो नोटा है, बट आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, आप क्या स्टूडियो से आज शो कर रहे हैं? अरे बिल्कुल, एकदम लंबे समय बाद, 2 महीने बाद। तो बिल्कुल अनिल जी देख के, बट अनिल जी देख के अच्छा लगा। जैसे पहले राजा महाराजाओं के जमाने में होता था ना, सेनापति आगे चलता था, सेना पीछे चलती थी। तो मेरे ख्याल से आप लीड कर रहे हैं, बाकी टीम घर से शो कर रही है। आपके साथ शायद मेरे ख्याल से अभी तक मानसी को भी मैं देख पाया हूँ जो स्टूडियो में है, बट अच्छा लगा अनिल जी। किसी ने ट्विटर पे डाला था आपका मूड अनिल जी खराब लग रहा है, बट आपको देख के तो अनिल जी स्टूडियो में देख के मेरे में अनिल जी एनर्जी आई है, और अगर मैं चेक करूं तो हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ पाऊंगा, तो एनर्जी अनिल जी जाग रही है। और मेरा नोटा अनिल जी आज जी नहीं, कल ये बात सही है, कल दोपहर में कुछ लोगों ने मेरी मूड के ऊपर कमेंट किया था, डाला था। वो एक्चुअली ना कल वो जो सीमा पर जो देश के जवान शहीद हुए वो खबरें आई थी, उसके बाद थोड़ा मूड ख़राब हो गया था। दीप का शुक्रिया कि बाकी वाला शो उन्होंने बहुत अच्छे से निकाला। थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है, तो थोड़ा वो तकलीफ़ होती है, उस वजह से डेफिनेटली मूड थोड़ा सा ख़राब था। कल जिन लोगों ने नोटिस किया वो एकदम सही नोटिस किया, गलत नोटिस नहीं किया। वो थोड़ा सा कभी कभी आप कुछ चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, होता है अब, लेकिन यही है कि पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसलिए कल मैं थोड़ा सा ख़राब से मूड में था, लेकिन हाँ ठीक है। अब वो कहते हैं कि आगे ज़िंदगी बढ़नी चाहिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक हो, जल्दी हो, और देश के सैनिकों का हमें कम से कम नुकसान देखना पड़े, यही हम शुभकामना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं ऊपर वाले से कि भाई सबका ध्यान रखें, ये ज़्यादा बढ़िया होगा। तो चलिए आज बंसल जी का नोटा है। कुणाल जी आपका क्या विचार है, बाय सेल नोटा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी आज मेरा भी नोटा है, और उसकी वजह यह है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और ऐसा कोई खास स्टॉक नहीं है जिसमें कि क्लियर ब्रेकआउट कल के ट्रेड में आता हुआ दिखा हो। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करते हैं, बाजार आज जहां खुलेगा उसके बाद फिर दमदार कॉल्स आएंगे। परफेक्ट, ओके। वागले साहब आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा इरादा है बेचने का टाटा मोटर, जिसने कल क्लियर कट ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन मैंने ये कॉल सिर्फ आज के लिए नहीं दिया है, ये पोजीशनल कॉल है। 2 से 3 दिन, शायद 4 दिन लगेंगे। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में कम से कम एक 7 से 8 से 10% की डाउनसाइड मुझे दिख रही है। 95 का क्लोज है, मैं 99 के स्टॉप लॉस से बेचने की सलाह दूंगा, और खड़े रहेंगे। 84 के टारगेट मुझे लगता है आने चाहिए, और मार्केट का कोई व्यू बंद नहीं रहा है, दोनों तरफ के मूव्स आएंगे। मेरा सेल कॉल है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बेरिश हूँ। स्टॉक स्पेसिफिक बिटवीन द वोलेटिलिटी दोनों तरफ के प्ले करने को मिलेंगे, लेकिन टाटा मोटर्स का पैटर्न क्लियर है।
चलिए, टाटा मोटर्स यहाँ पर बिकवाली करें 99 के स्टॉप लॉस के साथ 84 का टारगेट। पोजिशनल ट्रेड है ये आपके लिए, जरूरी नहीं कि आज का आज ही काम हो जाए। आइए, जयपुर वाले जैन साहब हमारे साथ है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए जैन साहब, लिस्ट अपनी खरीदने का इरादा है ना आपका? हाँ अनिल जी, मैं देखिए मार्केट्स को लेकर तो देखिए मन तो खराब है, और देखिए कल की जो न्यूज है वो काफी दुखद है, और इनफैक्ट कॉन्डोलेंसेस, डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू द मार्टियर्स। और इनफैक्ट मैं एक बात की दाद देना चाहूंगा अनिल जी, कल आपने 10 बजे के लगभग मैं सुन रहा था, कल तो मैं था नहीं शो में, बट मैं सुन रहा था और मैं रेडी हो रहा था ऑफिस के लिए, तब की बात है। आपने जैसे 10,000 के नीचे निफ्टी आई थी तो आपने एक सटल वर्ड्स में, धीमे वर्ड्स में बोला कि हो सकता है कि उसकी वजह से नीचे आया, और फिर बाद में आपने बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक्सप्लेनेशंस या बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया। फिर बाद में आपने दोपहर में बोला, तो मैं फिर मेरे ऑफिस में आके रिसर्च टीम को बोला, अरे अनिल जी ने तो आज बोला भी था कि ये होगा, और उसके बाद देखे तो बोला सर आपको फिर बताना चाहिए था ना सर, इतनी बड़ी चीज थी, हम तो इतना ध्यान ही नहीं रख रहे थे। तो सर्टेनली देखिए बहुत अच्छा नोटिस किया था आपने, और मैं ये कहूंगा कि कॉशियस रहने का समय है। सेक्टर स्पेसिफिक जो वागले जी ने कहा, स्टॉक स्पेसिफिक वही अप्रोच रखना है। और अगेन मैं आईटी, फार्मा, एफएमसीजी जो स्टॉक्स चल रहे हैं, केमिकल्स, उन्हीं में से ही कोशिश किया हूं लाने की, और अननेसेसरली बहुत एग्रेसिव नहीं होऊंगा मैं। और उसमें भी मैंने एक नैटको फार्मा, जो कि कल इनफैक्ट मैंने पहले भी जब दिया था उस दिन एक नेगेटिव न्यूज थी, नहीं चला था, फिर बाद में कल टेक्निकली ये स्टॉक बहुत अच्छे उसमें आ गया है लेवल पे भी। और मुझे ऐसा लगता है जो मैंने आत्मनिर्भर स्टॉक्स जो 20 दिए थे उसमें पहले भी एक नैटको फार्मा था जो कि नहीं चला था, और बहुत सारे टारगेट्स पूरे हुए। तो मुझे लगता है कि अब नैटको फार्मा का समय आ गया है, और 700 750 के टारगेट्स उस टाइम पे दिए थे, आराम से अचीव करेगा। बालाजी एमाइंस, मुझे लगता है केमिकल स्टॉक्स अच्छा करेंगे, कल नवीन फ्लोराइन के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। सोनाटा सॉफ्टवेयर कल ऑलरेडी बहुत अच्छा चला था, और शायद हमारे पैनल में से एनालिस्ट ने रेकमेंड भी किया कल ये स्टॉक। सो नैटको फार्मा, बालाजी एमाइंस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, और एक छोटी कंपनी है विशाखा इंडस्ट्रीज, हालांकि इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्लेयर होगी, बट वैसे मार्केट कैप वाइज और ये जो रूरल डिमांड जो बढ़ रही है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में है जो एस्बेस्टस शीट्स बनाते हैं, तो वहां पे ध्यान दे सकते हैं। बहुत ज्यादा करेक्शन आया हुआ है, तो इन स्टॉक्स में ध्यान दिया जा सकता है मेरे हिसाब से, बट कॉशियस रहना फिर भी बहुत जरूरी है। तो जैन साहब, एक तो नैटको फार्मा, विशाखा इंडस्ट्रीज, सोनाटा सॉफ्टवेयर, अल्काइल अमाइंस बताइए या बालाजी अमाइंस? बालाजी अमाइंस। अल्काइल अमाइंस तो कल अपने चैनल पे बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ ही था, सौरभ जी ने किया था, और काफी बार मैंने भी पहले बात की भी है उसके बारे में, बट बालाजी अमाइंस अभी ये स्टॉक है। ओके, तो ये है वो तमाम स्टॉक्स जहां पर आज आपको नजर रखनी है। आइए अब स्टॉक्स जो एक्शन में रहने वाले खबरों के दम पर उन पर आ जाइए। सबसे पहले एनएमडीसी, नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं, उम्मीद से ख़राब। हमारा जो अनुमान था उससे मार्जिन्स कम आए, 50% के मार्जिन का अंदाजा था, 47% आए। मुनाफा हम सोच रहे थे 1200 करोड़ के आसपास आएगा, 350 करोड़ ही आया, तो रिजल्ट ख़राब तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। इन खराब रिजल्ट के दम पर क्या 85 के आसपास शॉर्ट करना चाहिए? कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चार्ट कमजोर है और यहाँ पर एक सपोर्ट है जो कि 84 रुपए 50 पैसे के आसपास है। मुझे लगता है कि 84.50 के नीचे अगर आज ये खुलेगा, जिसकी पूरी संभावना दिख रही है, तो आपको और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और फिर सीधा सपोर्ट जो है वो 81 रुपए के आसपास है, और उसके बाद फिर 78 का सपोर्ट है। तो चार्ट कमजोर है, मेरी राय में बिल्कुल बेच करके चलना चाहिए। 84 हाफ के नीचे शॉर्ट करें, 86 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, और पहला टारगेट मुझे लगता है 81.50 का। 81.50 के पहले टारगेट के लिए बिकवाली आप कर सकते हैं, और ज़रूर करें बिकवाली। ये भी नवीन फ्लोरिन, ये जैन साहब आपका पसंदीदा स्टॉक भी है केमिकल वाले, और रिजल्ट्स क्या दमदार आए हो, गजब है एकदम, मतलब गजब, मतलब बहुत ही गजब है। कामकाजी मुनाफा 33% बढ़ा है, मार्जिन्स थोड़े से कम आए, 20 से 15% आए, लेकिन मुनाफा 700% बढ़कर आया है, और सेल्स में 10% की बढ़त दिखी है। हो सकता है थोड़े बहुत एडजस्टमेंट भी हो। क्या राय रखते हैं नवीन फ्लोरिन पर आप? बिल्कुल बेहतरीन कंपनी है अनिल जी, और इतना बढ़िया ग्रोथ देने के बाद ये स्टॉक को तो मैंने हर लेवल पे रेकमेंड किया, और आप इसका चार्ट देखेंगे, ऐसी पेरेनियल ग्रोथ दी है कंपनी ने। और आप देखिए सबसे बढ़िया बात यह है कि कल जो रिजल्ट्स आए थे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए, उसमें एक टैक्स का भी एक वो था, एडजस्टमेंट था जो कि इनको मिला है, जो कि एक तरीके से बहुत बढ़िया ही है, पॉजिटिव है। और ओवरऑल आप देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है, फिर भी सारे एडजस्टमेंट्स के बाद भी आई थिंक 33 करोड़ से 48 करोड़ का मुनाफा है।
और ओवरऑल अभी भी पी मल्टीपल्स को देखें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स ग्रोथ करीब 14-15% के लगभग देती है, पी मल्टीपल अभी भी 18 ही है। तो इतनी क्वालिटी कंपनी, इतनी बेहतरीन ग्रोथ देने वाली कंपनी अगर इन वैल्यूएशंस में मिलती है तो मुझे लगता है मार्केट आज बहुत बड़ा थम्स अप देगा और बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए और निवेशित रहना चाहिए, और नीचे आए तो बिल्कुल इस स्टॉक को और ले ग्रैब करें। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त नवीन फ्लोरिन पर। HPCL वागले साहब, इसके रिजल्ट्स भी अनुमान से कमज़ोर रहे हैं, नीचे की तरफ ही आते हुए दिखे। क्या HPCL शॉर्ट करना चाहिए या रुके? आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज़ तो ये कि 180 का टारगेट क्रेडिट स्विस ने दिया है। मॉर्गन स्टैनली भी अपनी रिपोर्ट में कह ये रहा है कि भाई हमारे हिसाब से HPCL BPCL थोड़ा आप खरीद सकते हैं। तो रिपोर्ट्स मिक्स सी हैं, मिली जुली सी हैं। और दूसरा ये कि रिजल्ट्स हैं थोड़े कमज़ोर। बताइए लेवल्स। अनिल जी, मुझे ये ज़्यादा साइडवेज दिखता है। 200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 199 200, तो वो ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। तो मैं तो इसमें नोटा का ही इस्तेमाल करूंगा, और अगर आप 200 के नीचे ट्रेड होने लगता है तो 180 बिल्कुल आ सकता है, बट मेरे लिए कोई संकेत ही नहीं है, कोई सिग्नल ही नहीं है। बंसल जी, ग्लोबस स्पिरिट, इस कंपनी के चार्ट्स देखकर बताइए, और ये मत सोचिए कि ये ग्लोबल स्पिरिट लीकर स्टॉक है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जैन साहब से पूछा, फिर कुणाल जी से, फिर वागले साहब से, तो ऐसे रोटेशन से आपका ही नंबर आया। अब आपके साथ रोटेशन में है ना, स्टॉक ऐसे ही निकलता है। अब उसमें मेरा मतलब कोई ऐसा मेरा अलग से कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब घूमते घूमते यही स्टॉक आया और आपके पास आया, नतीजे बहुत स्ट्रांग है। 90% इनका कामकाजी मुनाफा बढ़कर आया है। आप खरीदेंगे, मतलब आप खरीदेंगे ना? बिल्कुल अनिल जी, खरीदना चाहिए। इस स्टॉक में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। 102 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, और यहां पर पिछले 2 दिन के लॉस के स्टॉप लॉस के साथ 104 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ग्लोबल स्पिरिट में खरीदारी की राय है। पहला टारगेट 119 है, दूसरा टारगेट 125 का है। स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है ग्लोबल स्पिरिट का। और देख लो वापस रोटेशन से। अब मैं जैन साहब के पास जा रहा हूँ। जैन साहब, HDFC AMC, इसमें आज स्टैंडर्ड लाइफ अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। 2.8%, 3% हिस्सेदारी बिकेगी। 2362 रुपये का ऑफर फॉर सेल आज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल के लिए कल है। तो क्या रिटेल को पैसा लगाना चाहिए? 7% के आसपास का डिस्काउंट बताया जा रहा है। हाँ, वो देखिए आज क्या फ्लोर प्राइस का नियंत्रण होता है नॉन रिटेल में, फिर उसके बाद रिटेल के लिए। देखिए आजकल अनिल जी, जो पहले भी अभी परसों भी जब SBI लाइफ की बात हो रही थी तो यही कहा था कि आजकल ये पहले जो एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो गई, और जो 7% का डिस्काउंट है वो ऑलमोस्ट रिस्क एलिमेंट जितना ही रहता है, और कहीं ना कहीं एकदम ऑलमोस्ट मार्केट प्राइस में एडजस्टमेंट हो जाता है। अगेन मैं दाद दूंगा, ये जो रोटेशन है ये गजब हो रहा है अनिल जी। पहले तो स्पिरिट्स वाले स्टॉक राकेश जी पे पहुंचे, और ये जब OFS और बायबैक और IPO वाले स्टॉक वो मेरे पास आ गए, तो आज तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब ये रोटेशन गजब चल रही है। तो मुझे लगता है आपने कोई एडजस्टमेंट किया अनिल जी, पहले ही क्वेश्चंस को सेट किया और इसी हिसाब से टॉस होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है अनिल जी? तो अब ये तो इल्ज़ाम लगेगा ही। अब मैं बार बार पूछता हूँ, तो कभी इंटेंशनली पूछता हूँ, कभी अनइंटेंशनली। वैसे आपकी सोच सही है वैसे। जैन साहब, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। ओके, एक और स्टॉक है जिस पर फोकस कीजिए और वो है कैडिला। वागले साहब, जब जरा इसके चार्ट्स देखिए। भारत में कैडिला के कोविड के इलाज के लिए HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसका इस्तेमाल जारी रहेगा। US FDA ने भले ही इस पर रोक लगाई हो कि आप इमरजेंसी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत नहीं। तो कैडिला, इप्का, दोनों के लिए खबर अच्छी है। इप्का के कल बाजार बंद होते होते रिजल्ट्स आए थे, बंद होते होते बस तुरंत थोड़े पहले ही आए थे। तो कैडिला के चार्ट पर क्या राय है, क्या करना चाहिए? अनिल जी, पोजिशनली मेरा इस पे व्यू पॉजिटिव है, लेकिन 380-82 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है शॉर्ट टर्म में। अगर वीकली बेसिस पे 385 के ऊपर बंद होता है तो फिर ये 415-430 तक भी जा सकता है। पैटर्न काफी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप अगले 2-3-4 दिनों की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये 350-352 ऑन द डाउन साइड, 370-372 ऑन द अपसाइड, या मे बी 380, ये रेंज में टाइम स्पेंड करेगा। और इस बीच हमारे साथ शुभम जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। शुभम अग्रवाल साहब, क्वांट ऐप से। अरे शुभम जी, आप वापस कनाडा पहुंच गए, ये कब हुआ? नहीं अनिल जी, गुड मॉर्निंग। मैं कनाडा नहीं पहुंचा हूँ, खाली ऑफिस पहुंच गया हूँ। तो ओके, एटलीस्ट ऑफ। अरे वाह,
ऑफिस जाना शुरू कर दिया है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मुझे लगा कनाडा कहाँ से पहुँच गए इतना जल्दी, अभी तक तो फ्लाइट शुरू हुई नहीं, अभी तो इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं हुए, राइट? नहीं अनिल जी, अभी तो जो बुकिंग हो भी रही है तो फिर वो कैंसिल हो जाता है, तो मुझे लगता है अभी तक तो शुरू हुआ नहीं है पूरी तरह से, तो कुछ समय और लगेगा। चलिए बढ़िया है, तब तक हमें आपके दर्शन ज़्यादा होते रहेंगे, ज़्यादा नज़दीक से होते रहेंगे, बढ़िया बात है। बताइए सर, सबसे पहले आपका पिक ऑफ द डे। सो अनिल जी, बाजार का जिस तरह से हाल है, 10,000 का जो लेवल है वो काफ़ी स्टिकी बनता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग शॉर्ट दोनों के ही आइडिया मिलते रहेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरा एक पिक है, मुझे लगता है कि बायोकॉन जो कुछ समय से अपने ऑल टाइम हाई पे जाकर के ट्रेड कर रहा है और मार्केट में वोलैटिलिटी के बावजूद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि बायोकॉन में थोड़ा और फॉलो बाइंग बनता हुआ दिख सकता है। तो एक सेफर बेट लेंगे ऑप्शन के थ्रू, 390 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो करंट लेवल मिल रहा है ये ऑप्शन के लिए वो 13 रुपये का है, और इसमें टारगेट होगा 22 रुपये का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8 रुपये पे। बायोकॉन ये यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं और ऑप्शंस के जरिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, तो ये है आपके लिए राय। वैसे भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं फार्मा स्टॉक्स, कल थोड़ा कंसोलिडेशन रहा, पर अदरवाइज अगर आप देखें तो अच्छी मूव्स आ रही हैं जहाँ तक इस स्टॉक का सवाल है। जैन साहब, एक और स्टॉक है आरती ड्रग्स, 2-3 दिनों से इस पर चर्चा हो रही है और दोनों तरफ का एक्शन इसमें देखा है, थोड़ा फंड एक्शन भी आया था। अब जो भारत चीन से इंपोर्ट किए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स हैं वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकती है और शायद उससे इस कंपनी को एक इफेक्ट भी आता हुआ दिखेगा। क्या व्यू है? आरती ड्रग्स थोड़ा वॉलेटाइल मूवमेंट रहा है, बट आपकी क्या राय बनेगी स्टॉक पर? मेरी ये स्टॉक में होल्ड की राय है। मुझे एक बहुत शार्प रैली ऑलरेडी स्टॉक ने दिया हुआ है और बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर भी है, बट इन सब को देखते हुए भी लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए और होल्ड करना चाहिए और बाय ऑन डिक्लाइंस का रणनीति अपनाएं, क्योंकि वैल्यूएशंस भी सस्ते हैं, फिर आपकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है और अपने हाइज के आसपास है, तो हाइज क्रॉस करेगा तो एक बार और टेक्निकली भी ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मोर पकड़ता है जनरली, और ऐसे वैल्यूएशंस पे अगर ऐसे हाइज को क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि वो स्टॉक बहुत बढ़िया होता है। और ऑलमोस्ट जिस तरीके से सारे केमिकल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, सारा फार्मा स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं बहुत बुलिश हूँ। और आरती ड्रग्स और आरती इंडस्ट्रीज, ये दोनों में से संभव मैं आरती ड्रग्स को पहले भी काफी बार रेकमेंड किया हूँ और आरती इंडस्ट्रीज को भी किया हूँ, बट वहां पे मुझे थोड़ा सा डेट्स और ये सब को लेकर थोड़ा वो कंसर्न रहता है, बट आरती ड्रग्स सर्टेनली आई विल गो विद इट। बिल्कुल, तो आरती ड्रग्स और सिरानी साहब से भी इस स्टॉक पर बात हुई थी और वहां पर भी पॉजिटिव व्यू ही हमने देखा था, तो पॉजिटिव राय आ रही है जहां तक स्टॉक का सवाल है। कुणाल जी, 3M इंडिया कल मेरे को याद है मार्केट एक्शन में हाईलाइट भी किया था, एक ब्लॉक डील हुई थी और फिर हमने उस ब्लॉक डील की डिटेल्स भी आती हुई देखी है। काफी सारे फंड्स ने यहाँ पर एक्शन लिया है। किस हिसाब से देखना चाहिए 3M इंडिया को? वैसे तो स्टॉक काफी एक्टिव रहा है और कल एक स्पाइक भी आता हुआ दिखा, बट 17,100 पर यह ब्लॉक डील हुई है। अब क्या व्यू है स्टॉक पर? 18,500 पर क्लोजिंग थी कल की। देखिए, काफी वक्त से ये स्टॉक म्यूटेड रहा है दीपांशु, लेकिन अब लगता है कि स्टॉक में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। कल हमने बहुत अच्छा मूवमेंट आता हुआ देखा और अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों पर स्टॉक ने एक बहुत फर्म बेस बना लिया है, तो मध्यम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इससे बेहतर आपको अवसर नहीं मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन अवसर है 3M इंडिया को एक्यूमुलेट करके लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए। और मुझे लगता है कि जो इसके लाइफ टाइम हाइज है 25,000 के आसपास, दोबारा से ये स्टॉक एक साल के भीतर उन स्तरों को छू सकता है, तो एक बड़ा अपसाइड यहां मुमकिन है और बहुत सेफ अपसाइड है क्योंकि डाउनसाइड रिस्क बहुत ही लिमिटेड है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मौजूदा स्तरों पर 3M इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो 3M इंडिया पर इन लेवल्स पर आप खरीदारी कर सकते हैं, आगे जाकर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रहेगी। टोरेंट पावर, बंसल जी इस चार्ट के बारे में बताइए। काफी स्टेबल रहा है, वॉलेटाइल बाजार में ना तो ज्यादा गेन्स आई है ना ही ज्यादा गिरावट आई है इस स्टॉक में। अब खबरें आ रही हैं कि जो रिलायंस इंफ्रा का दिल्ली पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है उसमें ये 51% स्टेक खरीद सकते हैं। टोरेंट पावर पर क्या अप्रोच है चार्ट पर? जिस तरह से ज्यादातर एक्शन हमने कुछ दिनों में तो नहीं देखा है। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है, ट्रेडिंग के नजरिए से थोड़ा रुकना चाहिए। निवेश के लिए इस मार्केट की वोलेटिलिटी में अगर ये स्टॉक 305 310 के अराउंड मिल जाए तो बेहतरीन स्तर है।
290 एक बड़ा फ्लोर है और लगता नहीं है आनंद फानंद में 290 के लेवल्स टूटेंगे। और बिल्कुल दीपांशु आपने राइटली मेंशन करा, दिल्ली में रिलायंस इंफ्रा का जो BSCS राजधानी, BSCS यमुना है, उसको खरीदने की बातचीत चल रही है और टोरेंट पावर रेस में सबसे ज्यादा आगे है। इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली लाइफ टाइम हाई भी लगाया था, तो करेक्शन पर इस स्टॉक को खरीदने की राय है। टोरेंट पावर में करेक्शन में करें खरीदारी, ये है राय इस वक्त बंसल जी की। आइए अब करते हैं फर्स्ट ट्रेड की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रस्तुतकर्ता 50 वर्षों से देश के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि गोल्ड, सनरिच। प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद जो हमेशा रहे याद, MDH का सब्जी मसाला और मैदा ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच बढ़ा तनाव। खबरों के मुताबिक हिंसक झड़पों में भारत के 20 जवान शहीद, वहीं 43 चीनी सैनिक भी मारे गए। रिटेल बिक्री के रिकॉर्ड आंकड़ों से डाउ 550 अंक चढ़कर हुआ बंद। इंफ्रा सेक्टर को $1 लाख करोड़ का पैकेज मिलने की खबरों से आई मजबूती। वहीं डाउ फ्यूचर्स हैं इस वक्त 150 अंक नीचे। SGX निफ्टी 60 अंकों की गिरावट के साथ 9850 के नीचे फिसला। जापान के बाजार निक्केई में 150 अंकों की कमजोरी, हांगकांग सपाट। सप्लाई में कटौती और डिमांड में सुधार से कच्चे तेल को मिला सहारा। ब्रेंट $40 के पार। सोना हल्की मजबूती के साथ $1735 के करीब। मोरेटोरियम के दौरान ब्याज माफी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी सुनवाई। बैंकों के मुताबिक ब्याज माफी देने से जमाकर्ताओं को ब्याज देने में होगी मुश्किल। अमेरिका में कल आए 25,000 से ज्यादा नए कोरोना मामले। अब तक 1,20,000 लोगों की मौत। दुनिया भर में 4,45,000 लोगों ने गंवाई जान। भारत में कल रिकॉर्ड 2006 मौतों के साथ कोरोना की दहशत बढ़ी। मरने वालों का आंकड़ा 11,900 के पार। मरीजों की संख्या 3,55,000 के करीब। पीएम मोदी ने 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। कोरोना संकट के बीच रोजगार बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत पर रहा फोकस। आज भी 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी बैठक। अनुमान से कमजोर रहे HPCL के नतीजे, मुनाफा 96% लुढ़का। वहीं NMDC के मुनाफे में भी 75% की भारी गिरावट। वायदा कारोबार में आज पीडीलाइट, क्यूमिंस, REC, मुथूट फाइनेंस और IGL पेश करेंगे अपने नतीजे। वहीं कैश मार्केट में JK सीमेंट, नेटको फार्मा, फोर्टिस हेल्थ समेत नतीजों की है लंबी लिस्ट। HDFC AMC में ऑफर फॉर सेल के जरिए स्टैंडर्ड लाइफ बेचेगी 3.25% हिस्सेदारी। फ्लोर प्राइस 2362 रुपए। आज इंस्टीट्यूशनल और कल रिटेल इन्वेस्टर्स लगा सकेंगे पैसा। और अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रोमोटर्स को मिली सेबी से राहत। बिना डिस्क्लोजर खरीद सकेंगे 10% तक हिस्सा। 31 मार्च 2021 तक मिली छूट में प्रेफरेंशियल रूट का होगा इस्तेमाल। आज दुनिया भर के संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के आसार। कमजोर शुरुआत होने के बाद कुछ और फिसलेंगे या होंगे रिकवर। क्या होगी आपकी ट्रेडिंग रेंज और क्या करें आप, इस पर रहेगा खास फोकस। फर्स्ट ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। थोड़े सुस्त ग्लोबल संकेत आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स में 150 अंक की गिरावट आपको इस समय दिखेगी। SGX निफ्टी भी 60 अंक नीचे है। तो देखते हैं कि सुस्त शुरुआत के बाद फिर बाजार की चाल कैसी रहेगी। उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि आज कौन से स्टॉक्स खबरों के दम पर एक्शन में रहेंगे और साथ ही ब्रोकरेजेस का फोकस आज किधर है। पूजा और आशीष हमारे साथ तैयार हैं। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए स्टॉक्स कौन से हैं आज फोकस में।
जी, शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। आज वायदा बाजार से पिडिलाइट, क्यूमिस इंडिया, आरईसी, मुथूट फाइनेंस, आईजीएल अपने नतीजे घोषित करेगी और कैश सेगमेंट से भी जो नतीजे आने वाले हैं उसकी लिस्ट काफी लंबी है, तो वहां पर आप नजर रखिए। जो कल बाजार बंद होने के बाद इसके अलावा एक और ट्रेडर है जहां पर कि आपको नजर रखनी है। आज बैंक्स और एनबीएफसी पर भी नजर रखिए कि लोन मोरेटोरियम मामले पर आज सुनवाई होने वाली, जिसमें कि ब्याज माफ करने पर कुछ फैसला निकल कर आ सकता है। हालांकि पूरी तरह से ब्याज माफ करने के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो देखना होगा क्या अपडेट यहां पर निकल कर आते हैं। कल बाजार बंद होने के बाद जो नंबर्स आए हैं उसमें एचपीसीएल पर आज फोकस रहेगा। नंबर्स हमारे अनुमान से हल्के कमजोर हैं। जो बिक्री है उसमें 6.5% की गिरावट दर्ज हुई है। मुनाफा 90% से ज्यादा घटा है कंपनी का और कामकाजी मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर भी इस बार लॉस कंपनी ने पोस्ट किया है। एनएमडीसी के नंबर्स भी अनुमान से कमजोर हैं। आय 12% घटी है कंपनी की, कामकाजी मुनाफा 27% घटा है और मुनाफे में भी देखेंगे तो काफी ज्यादा गिरावट इस बार देखी गई है। ये तो बात हुई नतीजों की। कुछ और खबरों की बात करें तो एचडीएफसी एएमसी आज फोकस में रहेगा। स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट कंपनी में ओएफएस के जरिए 2.8% हिस्सेदारी बेचेगी। आज नॉन रिटेल निवेशकों के लिए ये ओएफएस खुलेगा और फ्लोर प्राइस 2362 रुपए प्रति शेयर का तय किया गया है। फार्मा स्टॉक्स पर भी नजर रखिए। कैडिला, ल्यूपिन और वर्कहार्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के इलाज में डेक्सामेथासोन कारगर दवा साबित हुई है, जिसमें कि ये सभी कंपनियां कारोबार करती हैं। और आखिर में बात करते हैं आरती ड्रग्स की। भारत चीन से इंपोर्ट किए जाने वाले एंटी बैक्टीरियल ड्रग पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भारत लगा सकता है, जिसमें कि कंपनी का कारोबार है। तो तमाम फार्मा स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। बिल्कुल, तो एक और दिन एक्शन पैक्ट हो सकता है जहां तक फार्मा स्टॉक्स का सवाल है। आज ब्रोकरेजेस की कमेंट्री क्या है? स्टॉक्स की लिस्ट तैयार है आशीष के पास। बताइए आशीष, क्या कह रही हैं आज ब्रोकरेजेस? एचपीसीएल के नतीजे आते हैं और नतीजे कमजोर देखने को मिले थे, जिसके चलते क्रेडिट स्विस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे 180 रुपए के लक्ष्य के लिए। नोमिरा ने भी न्यूट्रल की रेटिंग दी, 185 रुपए का लक्ष्य दिया। लेकिन मैक्वारी मार्जिन को लेकर थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी और सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया 210 रुपए का। आरती इंडस्ट्रीज पर काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट है जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य जो है 1150 से घटाकर 1050 कर दिया है। कल की क्लोजिंग 929 रुपए की है। ये कह रहे कि देखिए टेम्परेरी तो असर देखने को मिलेगा जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो स्ट्रक्चर है, लॉन्ग टर्म जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है। इसके लिए आरती इंडस्ट्रीज पर क्रेडिट स्विस पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, नारायण हृदयालय पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 353 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कि लॉकडाउन का असर जो है एबिटा पर देखने को मिला, लेकिन बैलेंस शीट बेहद मजबूत है, इसलिए ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से कंपनी में सुधार भी देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट सेक्टर पर जेफरीज का एक नोट आया, वहां पर नजर रखिएगा। ये कह रहे कि रेसिडेंशियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सुधार देखने को मिल रहा है। 25 से 50% प्री कोविड लेवल पर ये कामकाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक महंगी प्रॉपर्टीज है उन्हें बेचने में दिक्कत है, लेकिन बाकी के जो है वहां पर अब थोड़ा सा एक्शन बेहतर देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर में दो पसंदीदा पैकेज की गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ, यानी इन दो स्टॉक्स पर फोकस रखना।